बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्यूचर टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द फ्यूचर टॉक्स सर। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आजकल की जो सूरत हाल है, करंट सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। आज से 2 माह कबल चाइना से ये खबर आई थी कि कोरोना वायरस नाम की एक वबा निकली है। इस वक्त 175 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। 10,000 से ज़ायद अमवात सामने आ चुकी हैं और उसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में तकरीबन इससे मुतासरीन की तादाद 447 हो गई है। पंजाब में भी इसके जो केसेस हैं सामने आ रहे हैं। इस वक्त इसकी कोई भी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई। इसकी सर्च जारी है ताकि इसकी कोई मेडिसिन दरियाफ्त हो और इसकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जाए। गवर्नमेंट भी इसकी बेहतरी के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत भी कर रही है, पंजाब हुकूमत भी कर रही है ताकि इस वबा को रोका जाए। क्योंकि इसकी अभी तक मेडिसिन तो कोई है नहीं, तो इसकी जो रोकथाम है वो एहतियाती तदाबीर से ही मुमकिन है। क्योंकि इलाज से बेहतर परहेज़ है। अगर हम परहेज़ करके इस वबा की रोकथाम कर लें तो हमारे लिए ये बेहतर होगा। नाज़रीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि इंसान के अंदर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हों तो कोरोना वायरस का वो मरीज़ होता है। उसमें 2 से 14 दिनों के दरमियान जो सामने आने वाली अलामात हैं उसमें बुखार है, सर दर्द होता है, नज़ला, ज़ुकाम, फेफड़ों में सूजन पैदा होती है और सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। अगर किसी इंसान में ये अलामात पाई जाए तो उसको अपना जल्द से जल्द टेस्ट करवाना चाहिए ताकि ये जो वबा है, मर्ज़ है, किसी और में मुंतकिल ना हो। अब मैं बढ़ता हूँ लतीफ़ साहब की जानिब। जो माशरे में सूरत हाल पैदा हुई है, जो डर खौफ पैदा हो गया है, तो लतीफ़ साहब मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से डरने की बजाय इस वबा का मुकाबला हमें किस तरह करना चाहिए? जी थैंक यू सो मच अवैस। सबसे पहले तो ये वाकई सूरत हाल जो है आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो पिछले शो में हमने बात की थी कि ये संजीदा सूरत हाल है और वो और भी ज़्यादा संजीदा और पेचीदा सूरत हाल हो जाती है अगर कोई ऐसा मर्ज़ आ जाए जिसकी कोई वैक्सीन नहीं होती या जिसको मतलब रोका नहीं जा सकता, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है। तो अब आपने बोला है कि इससे डरने की बजाय किस तरह से इसका मुकाबला किया जा सकता है, तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो मैं इस बारे में तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो सर एज अ पाकिस्तानी मुझे क्या करना चाहिए। आपका बेसिकली क्वेश्चन ये है ना कि मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि एज अ पाकिस्तानी मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि सबसे पहले तो अगर मुझे मतलब कि कोरोना वायरस है, अगर लगता है, जैसे आपने पहले अलामात बता दी हैं, अगर वो मुझ में हैं, ज़ाहिर हो रही हैं और मुझे ऐसे शक पड़ रहा है, सबसे पहले तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है, मुझ पे ये वो कहते हैं ना कि इस चीज़ की ज़िम्मेदारी है कि मैं जाके अपना टेस्ट करवाऊँ। अगर मुझे कोरोना वायरस है, मुझे ये बीमारी है, तो मैं इस साइड पे हो जाऊँ, उसका ट्रीटमेंट करवाऊँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो मैं ये करना चाहूँगा और मुझे ये करना भी चाहिए कि सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में मुझे पूरी मालूमात लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि इसकी अलामत क्या होती हैं जी, ये बीमारी बेसिकली है क्या और उसके बाद इससे किस तरह से बचा जा सकता है और उस बचाव के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। जैसे वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो वो लोग बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं कि जिसको ये हो गया वो बच ही नहीं सकता। हालांकि ये जो वायरस है ना, ये इतना खतरनाक नहीं है। अब ये देखिए, जितने अगर फर्ज करें 100 लोगों को हुआ है तो उसमें से जो 97 लोग हैं वो बच जाएंगे। मतलब उनमें से जो जान का खतरा होगा सिर्फ 3 लोगों को। जो बाकी लोग हैं 97% लोग वो बच जाएंगे, वो सरवाइव कर जाते हैं। मतलब इससे ये साबित होता है कि ये इतना ख़तरनाक वायरस नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन क्यों कर दिया गया, मतलब एक तरह से बंद क्यों कर दिया गया है, इतना हर मुल्क इतना पैनिक क्यों फैला रहा है, हर मुल्क में इतनी अफरा तफरी क्यों है। उसकी वजह ये है कि इसकी वैक्सीन कोई नहीं है और जब वैक्सीन नहीं होगी ना आपके पास, जब आपके पास दवाई नहीं है, तो
ये वबा आप रोक नहीं सकते, जैसे हमने पहले भी जिक्र कर लिया, ये रोक नहीं सकते। जब आप रोक नहीं सकते तो फर्ज करें पूरी सोसाइटी में ये वबा फैल सकती है। अब जब पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, सारे लोग बीमार होके हॉस्पिटल में जाएंगे। अब आप देखें, अब हम बुरेवाला को ही ले लेते हैं, हम बुरेवाला में रहते हैं, हमारी सिटी है, हमारे बुरेवाला की फ़र्ज़ कर लेते हैं आबादी है 50,000, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, आगे या इससे ज़्यादा या कम हो सकती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 50,000 हमारी आबादी है, और अल्लाह ना करे 30,000 लोगों को ये बीमारी हो जाती है, वायरस फैल जाता है उनमें। अब वो 30,000 लोग आपके बुरेवाला के हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ मेरे ख्याल में 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा ना। अब वो 500 बेड का हॉस्पिटल है आपका और 30,000 मरीज आ गए, मुझे ये बताएं कैसे संभालेंगे आप उन 30,000 मरीजों को? तो मुश्किल हो जाएगा, मेडिसिन कहाँ से लेके आएंगे? जब देखें 30,000 बंदा एक 500 बेड वाले हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ के डॉक्टर्स क्या करेंगे? जब उनके सर पे 30,000 बंदा होगा तो वो तो पैनिक हो गया, अफरा तफरी तो फैल गई। जब बीमार लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे लिए जगह नहीं है, हमारे लिए दवाइयाँ नहीं है, तो वो तो और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। मतलब सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि समझ से बालातार और कंट्रोल से बाहर हो जाएगी जी। तो अब मतलब बात किसी और तरफ निकल रही है कि सबसे पहले मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं इसकी पूरी मालूमात लूँ, मालूमात लेने के बाद इसकी अलामत के बारे में मुझे पता होना चाहिए क्या, ये बेसिक है क्या, एहतियाती तदाबीर मुझे अपनानी चाहिए। और उसके बाद जो मेरा फर्ज बनता है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने आसपास की जो लोग हैं रहने वाले आसपास के, उनकी रहनुमाई करूँ, बिल्कुल उनको बताऊं, उनको अलामात बताऊं और उनको एहतियाती तदाबीर बताऊं। अगर आप घर में जिम्मेदार हैं, अगर आपकी मानी जाती है तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप घर वालों को समझाएं, बिल्कुल घर वालों को इसके बारे में एजुकेट करें। और उसके बाद अगर आप बहन भाइयों में बड़े हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाएं, अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी उठाएं, ठीक है, अपनी मतलब लोगों को एजुकेट करेंगे किस तरह से पैनिक ना हो, परेशान नहीं होना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, और उसके बाद हम किस तरह से इसका आपने बोला मुकाबला कर सकते हैं। मैंने अपने खुद पे बात की थी कि मुझे अब देखें उन्होंने बोला है, अब आपको मैं ये बात तो क्लियर होगी ना कि पूरे मुल्क को क्यों बंद किया गया। ये बीमारी कोई खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये पिछले शो में भी बात हुई है कि कोई इतनी खतरनाक नहीं है। लॉकडाउन इसलिए किया गया है, हर चीज़ बंद इसलिए की गई है, जब अगर ये बहुत सारे लोगों में फैल जाती है तो हमारे पास वसाइल ही नहीं है। हम लोगों को कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे मेडिसिन देंगे। और उसके बाद अगर फर्ज करें टेस्ट करवाने के लिए, अभी बीमारी होना ना होना तो बात की बात है, लोग धड़ाधड़ टेस्ट के लिए सर जा रहे हैं। जब धड़ाधड़ टेस्ट के लिए जा रहे हैं, इतने वसाइल नहीं है टेस्ट करने के लिए लोगों डॉक्टर्स के पास, वो कहाँ से आपका टेस्ट करें। लॉकडाउन से तो सर ये भी था ना कि जब वो 1400 साल पहले वो ताउन की बीमारी फैली थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शहर में ताउन की बीमारी है उस शहर में ना ही कोई दाखिल हो और ना ही उस शहर से कोई बाहर आए। तो ये तो उस वक्त भी था ना, यानी कि बात करने की बात देखिए ना, बात वहीं घूम फिर के वहीं पे आएगी कि क्यों फैलने से रोका जाता है कि अगर बहुत सारे लोगों को हो गया तो उनका इलाज नहीं कर पाएंगे, जब इलाज नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान होगा। तो बात ये है कि हम इसका मुकाबला इसी तरह से कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी लें, अपने आसपास लोगों को एजुकेट करें। अगर आपको लगता है कि आप में वायरस है, मुझे लगता है मुझ में वायरस है, तो मैं जाके रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत को बताऊं, खुद को वहाँ पर पेश करूं ट्रीटमेंट के लिए, या खुद को आइसोलेट कर लूँ, मैं अलग कर लूँ खुद को। और उसके बाद ये मुकाबला इस तरह से आप करें कि आप इसको समझ लें कि ये इतना ख़तरनाक, इतना जानलेवा वायरस नहीं है। सबसे पहले तो ये है 97% जो लोग होते हैं वो बच जाते हैं। और इसमें जो ख़तरनाक बात ये है, मतलब अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये या तो होगा जो उम्र में ज़्यादा लोग हैं उनके लिए ख़तरनाक होगा, या उस बंदे के लिए होगा जो वीक है। मतलब इस वायरस का, कोई भी वायरस है उसका ताल्लुक होता है हमारे इम्यून सिस्टम से। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो वायरस के जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं वो उससे जाके वो कहते हैं ना लड़ाई करते हैं, उनकी लड़ाई होती है। अगर तो हमारा इम्यून सिस्टम होगा स्ट्रॉन्ग तो वो उनको शिकस्त दे देगा, उनको ख़त्म कर देगा। तो मतलब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी थोड़े दिन, 1-2 दिन के लिए, तब तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपना काम कर चुका होगा, उनको ख़त्म कर देगा। अब मैंने क्या बोला, जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम होता है वीक, जो वैसे ही वीक लोग होंगे उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा। और उसके बाद जो बंदा किसी बीमारी में मुब्तला होगा उसका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो है यंग हैं या बच्चे हैं उनको, या जिनका इम्यून सिस्टम जो हेल्दी है, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा है, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको 2-4 दिन के लिए ये आ सकती हैं अलामत, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो वो बाद में 2-4 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। तो
बस यही है कि खुद की इंफॉर्मेशन लें इसके बारे में, इसको जानें समझें और आसपास की अपनी जिम्मेदारी लें, आसपास को ऑब्जर्व करें कि किस तरह से लोग बिहेव करें, उनको समझाएं, एजुकेट करें। अच्छा लतीफ़ साहब, हाल ही में एक खबर आई है कि यंग डॉक्टर्स ने कहा है कि हम अपनी जान जो है वो दांव पे नहीं लगा सकते, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इन्होंने जो किया है या किस वजह से ये कह रहे हैं? जी, ये तो मतलब खबर मैंने भी सुनी है और मैंने बाकायदा ये पढ़ी भी है, लेकिन अब देखिए ना, अब कोई भी खबर है या कोई भी वाक़या है, उसका रिज़ल्ट उस वक़्त तक हम नहीं निकाल सकते, उस पर कमेंट हम उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसके बारे में पूरी मालूमात ना हो कि वो किन कंडीशंस या किस सूरत हाल में वो बात उन्होंने की है या किस वजह से की है। अब अगर तो देखें, हम इसका दो तरह से लेते हैं। अगर तो डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्होंने ये बात इसलिए की है कि ये बीमारी मतलब फैलती जा रही है, इसका इलाज कोई नहीं है, तो उन्होंने अगर इसलिए बोला है कि जी हम मरीजों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने किया तो हो सकता है हम भी मर जाएं, अगर तो ये इसलिए किया है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमें एज अ नेशन, एज अ कौम, हमारे लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि खुदा के बाद जिन बंदों पे, डॉक्टर्स पे ही होता है ना बंदे का भरोसा, खुदा के बाद के यही मतलब ट्रीटमेंट करेंगे, यही कुछ करेंगे, बचाएंगे। अगर वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि हम अपनी जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकते तो काम बंद कर दें, तो बहुत अफसोस की बात है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से बोला हो इस चीज़ का कि उनको जो प्रॉपर सामान है, उनका इक्विपमेंट वो प्रॉपर ना दिया गया हो, जिस तरह किट्स जो हैं, हिफाजती जो सूट होता है जो पहन के उन्होंने मरीज़ को छूना है, मरीज़ के पास जाना है, वो ना दी गई हो सकता है उन्होंने इसलिए ना की हो। अब देखना तो ये पड़ेगा ना, अगर उन्होंने इस वजह से किया है कि हमारे पास प्रॉपर सामान नहीं है तो हम ऐसे कैसे ट्रीट करें उनको, तो ये उनका राइट बनता है। सर देखें, अगर आप किसी बंदे को बोलेंगे, फायर ब्रिगेड वाले बंदे को अगर आप बोलें कि आप सूट अपना पहने बगैर आग में जाके आग बुझाओ, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो वो बेवकूफ़ है, सारी दुनिया उसको बेवकूफ़ बोलेगी। तो अगर तो डॉक्टर्स ने इसलिए बोला है कि मतलब उनको सामान नहीं प्रोवाइड किया गया, तो ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सामान प्रोवाइड करें, और फिर उनका राइट भी बनता है ये बात करना अगर उनके सामान की वजह से। इसमें अगर तो उन्होंने इसलिए बोला है कि वो वैसे डर गए हैं, उस मर्ज से या मरीजों से डर गए हैं, तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है ये। क्योंकि देखें जी, किसी भी कौम पे बुरा वक्त आता है तो उस वक्त वही वक्त होता है जब उसने इकट्ठा होना होता है। जी, ठीक है, वही वक्त होता है, हर बंदा हर चीज़ को भूल के, ये देखिए अब अपोजिशन भी ऐसा कर रही है कि वो सारी चीज़ें भूल के तो हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि ये ऐसा वक्त नहीं है कि अपनी वो साजिशें की जाए या एक दूसरे के खिलाफ बयान दिया जाए। तो अगर डॉक्टर्स ने इस वजह से बोला है कि उन्होंने साथ नहीं दिया, एक कौम होने का सबूत नहीं दिया, तो बहुत ही शर्मिंदगी का हमारे लिए ये मुकाम है। अब वो पिछले ये आपने खबर अभी हमने देखी थोड़ी देर पहले खबर के, जो चाइना में एक पाकिस्तानी डॉक्टर है, क्या है उस्मान जजुआ, हाँ जी उस्मान जजुआ, उसकी जो चाइना की गवर्नमेंट है उसकी तारीफ कर रही है कि हीरो बना दिया सर उसको, उसने बहुत रज़ाकाराना तौर पे, हाँ जी रज़ाकाराना तौर पर उसने पेश किया। अब देखें अब हमें अपनी खामियां भी पता होनी चाहिए। अब वो बंदा एक ऐसी कौम के अंदर है जिसने मिल के ऊपर आए हैं, वो तरक्की की है, एक कौम बन के उन्होंने तरक्की की है, ठीक है, खुद को किसी का मोहताज नहीं बनाते वो लोग, मतलब एक कौम बने हुए हैं, उनकी तरबियत हुई है। अब उस तरबियत, वो कहते हैं इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट अगर हमारे उस्मान जजुआ साहब को मिला है कि ये यार वाकई मिलजुल के काम करते हैं लोग, एक कौम है, तो क्यों ना मैं, अब देखिए इन्वायरमेंट इस तरह से आप पर असरअंदाज होता है एक कौम के अंदर है कि जब वो देखिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके डॉक्टर्स देखें, वो आप बता रहे थे कि उन्होंने LCDs लगा दी और 18 शहरों में तकरीबन जितने और मैंने भी फेसबुक पे और इंटरनेट पे पिक्चर्स देखी हैं, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट के लिए मतलब ट्रीटमेंट करके आ रहे हैं वापस या जा रहे हैं ना मरीजों को हैंडल करने के लिए, तो जो उनकी पुलिस है बाकायदा 2 कतारें बना के दरमियान में से डॉक्टर गुजर रहे हैं, उनको सल्यूट कर रहे हैं। मतलब देखें ना, ये जो अगर आप कुर्बानी देते हैं तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। जैसे हमारे उस्मान जजुआ साहब रज़ाकाराना तौर पर वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी गवर्नमेंट ने उनको उसकी तारीफ भी किया है। अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमारे डॉक्टर्स ने मना किया है ना कि काम रोक देंगे, हम अपनी जानों को मतलब खतरे में नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तरबियत में भी थोड़ा सा भी फ़र्क है। हमें कौम बनने के लिए थोड़ी सी तरबियत
तरबियत की ज़रूरत है, हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है। जब हमारी तरबियत हो जाएगी ना सर, हम जी। एजुकेट हो जाएंगे इखलाकी तौर पर, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा और फिर इस जी। तरह के बयान भी सुनने को नहीं मिलेंगे कि हम अपनी जानों को ख़तरे में क्यों डालें। तो इसमें ये भी बात सामने आती है कि हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है, अखलाकी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब इस तरह का कोई हमारे ऊपर वक़्त होता है ना, तो एक होने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। जी साहब, आजकल की सूरत हाल काफ़ी गमगीन हो चुकी है, अदारे भी बंद किए जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स, जिम्स, ठीक हो गया। और तकरीबन ये भी नोटिफिकेशन भी आ गया है कि मई तक जितने भी इम्तिहानात हैं सारे मुलतवी कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अदारे जो तलीमी निज़ाम है उसे ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या ये तलीमी निज़ाम ऑनलाइन करने से हमारा जो तलीमी निज़ाम है ये बरकरार रह पाएगा? आप चाह रहे हो कि अगर रेगुलर क्लासेस हों, जी जी। उसके मुकाबले में ऑनलाइन सिस्टम इतना असरअंदाज होगा, मतलब पुरअसर होगा, इतना इफेक्टिव होगा जी जी, मेरे बात कि करने का मतलब मकसद ये यही उसका है, मुकाबला कर सके। कर सकता है भी क्या जो रेगुलर पढ़ाई जाती तलीम हमारे जो होती है, क्या उस तरह ये भी रोल प्ले करके हम हमारा जो तलीमी निज़ाम जो है ये उसी रूटीन में चल पाएगा? देखें जी, ये हम तो नहीं कह उसको इक्वल तो नहीं कर सकते। देखें, एक टीचर सामने खड़ा पढ़ा रहा है, आप मतलब वो आपके सामने मौजूद है और वो आप उनके सामने मौजूद हैं और इंटरेक्शन हो रही है, 1 to 1 इंटरेक्शन हो रही है एक दूसरे के साथ, तो उस चीज़ को हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि ऑनलाइन सिस्टम भी उस तरह से काम करेगा। नो डाउट कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप देखें, अगर 1 साल, अल्लाह ना करे कि ये 1 साल के लिए बरकरार हो, मतलब 6 माह, 7 माह या 4-5 माह के लिए ये सूरत हाल इसी तरह से रहती है, हर चीज़ बंद रहती है, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे एजुकेशन में। 1 साल अगर आपका एजुकेशन सिस्टम रोक दिया जाए, तो आप फ़र्ज़ करें जितने लोगों ने ग्रेजुएट करके निकलना होता है उस 1 साल में, जी जी। मास्टर्स करके निकलना होता है या PhD करके या MPhil करके जितने लोगों ने निकलना होता है, वो 1 साल पीछे चले जाएंगे। पीछे चले ठीक है, आपका डिग्री नहीं होगी। जो उन्होंने जाके रोल प्ले करना होता है 1 साल पहले, वो 1 साल पीछे चले जाएंगे, 1 साल बाद जाके रोल प्ले करेंगे, तो बहुत असर पड़ता है। अब अगर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये अब एक तो बात ये कि ये मजबूरी है जी, ठीक है, मजबूरी है, शौक से निकल। अब दूसरा, हाँ जी, दूसरी बात ये कि ये पहली दफ़ा होगा कि इदारों में तालीम बंद थी, इदारों में तालीम हासिल करने की बजाय ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं। पूरे एक कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसा हुआ है जी जी, कि ऑनलाइन नया सिस्टम है इनके। अगर हमारी कंट्री में है तो ये एक रिकॉर्ड होगा और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा। वैसे तो चल रहे हैं, छोटे मोटे इदारे चल रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ये एक नेशनल लेवल पे काम किसी मुल्क ने नहीं किया होगा कि मतलब अगर इस तरह से ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी जाए। जी जी। और इसके बाद देखिए, इसके जिस तरह से अगर इसका थोड़ा सा नुकसान है तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। देखें, जिस बंदे को या जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को वो नेट चलाना नहीं आता, वो नेट चलाना सीख जाएगा। ये तो बहुत फायदा, मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, मोबाइल ऑपरेट, मतलब टेक्नोलॉजी से वो फेमिलियर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का उसको यूज़ करना आ जाएगा। जिसको ईमेल का नहीं पता वो उसको ईमेल का पता चल जाएगा, जिसको PDF पढ़ना नहीं आता उसको PDF पढ़ना आ जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में बच्चों को आ जाएंगी, लोगों को सीखने को मिल जाएंगी। किस तरह से ऑनलाइन रहते हुए आप किस तरह से पढ़ सकते हो, उसका रिस्पांस किस तरह से दे सकते हो, टाइपिंग करनी लोगों को आ जाएगी। जब ऑनलाइन हो जाएगी तो वो ऑनलाइन फिर आपने असाइनमेंट्स भी देनी होंगी। तो मतलब अगर इस तरह से हो रहा है तो वो मजबूरी है। दूसरा ये कि ये पहली दफ़ा होगा। तीसरा ये कि इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, स्टूडेंट तो इससे हाँ, पढ़ेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। और मैं पिछले दिनों वो क्या कहते हैं, आज कुछ दिन पहले एक पोस्ट देख रहा था, तो टीचर ने सारा लेक्चर दिया बच्चों को, तो बाद में टीचर ने कहा बेटा कोई सवाल, तो स्टूडेंट आगे से कह रहा सर मेरी DP कैसी लगी आपको? इस तरह की सूरत हाल कहाँ पे पेश आएगी। वो अभी भी मैंने जोक्स काफ़ी सारे सुने हैं, पढ़ रहे हैं कि मतलब वो टीचर ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं तो स्टूडेंट एक क्लास ले रही है, तो वो कहते अचानक उसका पीछे से भाई आ गया, रोने लग गया, छोटा भाई। तो वो कहते टीचर 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट रुक जाए, मैं अपने भाई को चुप करा गया, या टीचर 1 मिनट प्लीज़, मेरे गेस्ट आ गए, मैं उनको ज़रा ना अटेंड कर लूँ। मतलब इस तरह से जोक बहुत सारे बन रहे हैं। चल दी साहब, ये तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट के, जो इंटर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन स्टडी तो फ़ायदेमंद होगी। जो बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी लेवल पर हैं या मिडिल लेवल पर हैं, उनके लिए क्या होगा? ये पिछले दिनों मैं एक पोस्ट आ रही थी सोशल मीडिया पे, कि माओ ने पढ़ाने की कोशिश की बच्चों को जो प्राइमरी लेवल पे, तो उन्होंने कहा जी ये तो जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी 2-2 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, बहुत मुश्किल है पढ़ाना। तो ये छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तलीमी निज़ाम जो है वो किस तरह चल पाएगा, उनका जो तलीमी
निज़ाम है। अब देखें जी, हमने पहले भी बात किया कि जिस तरह से इसका ना ये हमने पहले ये बात क्लियर कर दी है कि वो जो रेगुलर सिस्टम है वो ऑनलाइन का मुकाबला नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अब आपने बात, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि बड़े बच्चे तो चले वो मैनेज कर लेंगे, छोटे बच्चों को क्या होगा। इसमें ये है कि फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। जो वालिदैन हैं उनको, जो बड़े बहन भाई हैं उनको, अब उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा ना अपने बहन भाइयों के कोऑपरेट करें, उनको डील करें, उनको स्टडी करवाएं, उनको पढ़ाएं, क्योंकि ये वक्त है, ये हमारा सबका मतलब ऐसा वक्त है कि हमें सबको ही कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब मतलब देखें ना, सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है कि जहाँ पर इसका नुकसान है वहाँ पर कुछ फ़ायदे भी हैं, तो ये सिस्टम उसके इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें ही पढ़ाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जो चीज़ें आपको लेक्चर्स मिलेंगे उनको आप लें, उसके बाद अपने बच्चों को या अपने छोटे बहन भाइयों को डिलीवर करें, उनको एजुकेट करें इस तरह से। तो ये था नाज़रीन आज का फ्यूचर टॉक्स। नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।